नमस्कार, मैं हूं रविंदर राव। आप देख रहा है एसएसजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। सीएलएफ की टॉपिक्स के बारे में हम वीडियो बना के आपको हमारा यूट्यूब चैनल में भेज रहा है। शायद आप सारे वीडियोस को देख रहा होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में आपको मॉडल सीएलएफ क्या है, एक वीडियो में हमने बताया आपको, और दूसरा वीडियो में मॉडल सीएलएफ का जो इंडिकेटर्स क्या है वो भी एक वीडियो हमें बनाया है। इसके साथ उसका भी लिंक हम आपको दे देंगे। अगर कृपया आप नहीं दिखे तो वो पहले देख लीजिएगा। वो देखने के बाद ये देखने के लिए कोशिश करेंगे तो आपको अच्छी तरीक़ा से समझ बनेगा। ठीक है, तो अगर आप में से कोई हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे बढ़िए। चलिए हम बात करेंगे क्लस्टर लेवल फेडरेशन, यानी कि हिंदी में इसको संकुल स्तरीय संगठन के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्लस्टर लेवल फेडरेशन यानी कि संकुल स्तरीय संगठन का मीटिंग यानी कि कार्यकारिणी मीटिंग, इसमें तीन तरह की मीटिंग होता है। आप जानते हैं कि एक है आम सभा मीटिंग यानी कि एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग बोलते हैं, और दूसरा है कार्यकारिणी समिति का बैठक, और तीसरा है ऑफिस बेरर्स का मीटिंग। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण बैठकें होते हैं। इसमें आप जानते हैं कि जो आम सभा का बैठक सालाना एक बार जरूर होना चाहिए, और अगर 2 बार होंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसके बारे में हम दूसरा वीडियो में बात करेंगे, लेकिन अब इस वीडियो में हम बात करें, कुछ समझने के लिए कोशिश करेंगे। कार्यकारिणी बैठक 2 होता है। अभी एक तो जरूर होना चाहिए हर संकुल स्तरीय संगठन में कार्यकारिणी समिति का बैठक, लेकिन 2 बार होना जरूरी है। 2 बार होंगे तो वो संकुल जल्द से जल्दी मॉडल सीएलएफ बनने के लिए वो तैयार हो जाएगा। इसीलिए हर 15 दिन में एक बार कार्यकारिणी बैठक होते हैं। ये 2 बार बैठक करने की जो बात आए हैं, इसके पीछे कारण और एक भी है। क्या है कि अगर महीने में एक बार अगर संकुल स्तरीय संगठन का कार्यकारिणी समिति का बैठक होता है तो बहुत लंबा एजेंडा चर्चा करना पड़ता है, क्योंकि महीने में एक ही बार बैठते हैं, जिसमें आप जानते हो कई सारे मुद्दे के ऊपर हमारा एनआरएलएम काम कर रहा है। आपको लोगों को मार्गदर्शन देना चाहिए। एक एक चीज़ को वहाँ पे समझना, समझाना और चर्चा करना, इसके ऊपर निर्णय करना, समीक्षा करना एक ही बैठक में मुश्किल का बात है। इसीलिए ऊपर चर्चा करने से बहुत सारे लोगों को क्लैरिटी नहीं बनेगा, और लोगों का योगदान भी उसमें ज़्यादा हम लेना मुश्किल होगा। इसीलिए सबकी भागीदारी से एक बढ़िया तरीक़ा से अगर कार्यकारिणी बैठक करेंगे तब अच्छा प्रभावी संकुल स्तरीय बैठक होगा। इसीलिए ये संकुल स्तरीय संगठन में ईसी बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बैठक 15 दिन में एक होता है या महीने में एक होता है। ये बैठक आने वाले महीने में क्या क्या काम करना है इसके बारे में निर्णय करता है, और जो गेसो महीने मतलब पिछले महीने में क्या क्या काम हुआ है उसका समीक्षा करता है। ये मीटिंग अगर सही से नहीं होता है तो लोगों को संस्था के ऊपर विश्वास पैदा करना मुश्किल होगा। इसीलिए ये बैठक कार्यकारिणी समिति का बैठक महीने में एक बार जरूर करना चाहिए, लेकिन एडवाइस ये है कि सूचना ये है कि 2 बार करने से अच्छा होगा। अभी भी बताया आपको 2 बार क्यों करना है, एजेंडा बहुत लंबा है, इसीलिए अगर 2 बार करेंगे तो अच्छा रहेगा। पहली वाले बैठक में जो मुद्दा हम बात करते हैं वही मुद्दा हम दूसरे वाले बैठक में नहीं बात करेंगे, क्योंकि एक फाइनेंशियल यानी कि वित्तीय विषय को लेके एक बैठक में बात करेंगे, गैर वित्तीय विषयों के बारे में दूसरा बैठक में बात करेंगे। ये याद रख लीजिएगा, पहला बैठक में वित्तीय विषय के बारे में और जो दूसरा बैठक में गैर वित्तीय विषय के बारे में बात करेंगे। चलिए अब देखते हैं जो पहला वाला कार्यकारिणी समिति बैठक जो होता है महीने में, वो फर्स्ट मीटिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने में पहली बार होने वाले जो ईसी मीटिंग में का एजेंडा क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि
अगर बिना एजेंडा मीटिंग चलता नहीं है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया है। मीटिंग कैसे करना चाहिए, मीटिंग का जो रूपरेखा कैसा होना चाहिए, आदि विषय के बारे में आप पिछले वीडियो में देखा है। अगर नहीं देखे तो कृपया देख लीजिएगा। इसमें सिर्फ हम बैठक 1 जो होता है, इसी 1 का एजेंडा के बारे में है सिर्फ हम बात करेंगे। एजेंडा में आप जानते हैं सर्वप्रथम क्या होता है, प्रार्थना होता है, और उसके बाद परिचय होता है, और उसके बाद उपस्थिति होता है। या आप जानते हैं प्रार्थना हर एक राज्य में अलग अलग तरीका की प्रार्थना होता है, लेकिन एक राज्य में एक जैसा प्रार्थना जो एसएचजी से लेके कितने बड़े लेवल पे अगर हम समूह की सामुदायिक संस्था बनाएंगे, अप टू जिला लेवल पे या राज्य लेवल पे भी आप आगे बनाते हैं, लेकिन जो प्रार्थना आप तय करते हैं वो प्रार्थना एक राज्य के लिए एक ही प्रार्थना अगर हम तय करेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो सीएलएफ में एक प्रार्थना गीत गाते हैं, वीओ में एक प्रार्थना गीत गाते हैं, और एसएचजी में एक प्रार्थना गीत गाते हैं, और एक ही सीएलएफ में कुछ गाँव में एक प्रार्थना इतनी शक्ति गाते हैं, दूसरी गाँव में प्रकाशमयी जीवन गाते हैं। तो थोड़ा सा मतलब ये गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लोगों में कन्फ्यूजन पैदा होगा। इसीलिए कृपया एक ही प्रार्थना गीत को आप तय कर लीजिएगा, वही प्रार्थना गीत सब लोग मिलके गाना चाहिए। प्रार्थना क्यों गाते हैं आप जानते हैं, इसके बारे में विवरण से बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी बैठक होता है हमारा सामुदायिक संस्था में, चाहे कोई भी बैठक हो, उसमें हमारा बैठक शुरू होता है प्रार्थना से। जो पहला प्रार्थना गीत होना चाहिए, सब मिलके गाना गाना चाहिए। बाद में परिचय होना चाहिए, ताकि संकृत स्तरीय संगठन में कई सारे गाँवों से, कई सारे विलेज ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रतिनिधि लोग आते हैं, तो उन लोगों का आपस में तालमेल या स्नेह भावना पैदा होना चाहिए, और एक के बारे में दूसरों को पता होना चाहिए, ताकि कौन सा दीदी कौन सा गांव से आए हैं, कौन सा ग्राम संगठन को प्रतिनिधित्व कर रहा है, इसका जानकारी सबको पता होना चाहिए। इसीलिए हर एक दीदी जो अपना अपना नाम बताते हुए, आपका पदनाम बताते हुए अपना ग्राम संगठन का नाम बताना चाहिए, और अपना गाँव का नाम बताते हुए अपना परिचय देना चाहिए, ताकि सब लोग सबके बारे में जानते हैं। ये प्रार्थना दूसरा बात होना चाहिए। और उपस्थिति, जैसे हमारा जो संकृत स्तरीय संगठन में कितने वीवो जुड़े हैं, वो वीवो में कितना वीवो की प्रतिनिधि आज की बैठक में हाजिर हुए हैं, कितने वीवो के प्रतिनिधि गैर हाजिर हुए हैं, इसके बारे में पता होने के लिए एक जो उपस्थिति जो है, वो उपस्थिति हमारा संकृत स्तरीय संगठन की जो कोई भी पदाधिकारी उपस्थिति लेना चाहिए। उपस्थिति हमारा पदाधिकारी ही लेना चाहिए। बहुत सारी जगह ये होता है कि उपस्थिति रजिस्टर हमारा जो अकाउंटेंट के पास रहता है, मैनेजर के पास रहता है, उनको बोलते हैं आप कर लो। आप हर चीज़ उनको देने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऑफिस बेरर्स में कोई भी पढ़े लिखे होंगे, वो पढ़े लिखे दीदी उपस्थिति तो करना चाहिए, कर सकते भी है। इसीलिए एक अच्छी आदत है वो ऑफिस बेरर उपस्थिति लेना। और जो छठवां पॉइंट है, जो पिछली बैठक के फैसलों की समीक्षा, ये शब्द को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत सारा जगह हमको ये देखने के लिए मिलता है कि पिछले बैठक की कार्रवाई के ऊपर समीक्षा करके जब क्या होता है आप भी जानते हैं, खाली वो बुक कीपर दीदी खड़े होते हैं और पूरा विवरण पढ़ते हैं और बैठ जाते हैं, उसके ऊपर कोई समीक्षा होता नहीं है। लेकिन समीक्षा किस बात का होना चाहिए? समीक्षा जो पिछले बैठक में क्या क्या चीज़ के बारे में क्या क्या निर्णय लिया है, निर्णय बहुत सारे मुद्दे वहाँ पे चर्चा किया होगा, लेकिन हर चर्चा के बावजूद बाद में क्या होना चाहिए? एक निर्णय होना चाहिए। जो निर्णय लिया गया है पिछला बैठक में, वो निर्णय कितने हद तक वो अमल हुआ है, इसलिए निर्णयों के बारे में, पिछले बैठक में किए गए निर्णयों की बारे में समीक्षा करना चाहिए। ये फोर्थ पॉइंट है, छठवां पॉइंट। और जो पांचवा पॉइंट है, वीवो प्रदर्शन की समीक्षा और ग्रेडिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये जरूर करना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि आप लोग कभी कभी आपको ये भी लगता होगा कि एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन में तो कभी कभी 20 रहता है, 25 रहता है, कहीं कहीं 30 भी विलेज ऑर्गेनाइजेशंस रहता है, यानी कि ग्राम संगठन रहता है। तो ये कैसे मुमकिन है हर एक ग्राम संगठन की जो हमारा जो प्रदर्शन यानी कि परफॉर्मेंस का समीक्षा करना और उसको ग्रेडिंग करना? लेकिन आप ये याद रखिए, बारी बारी में करना चाहिए, रैंडमली हम करना चाहिए, ताकि आने वाले महीने में अगर इस बैठक में हम कोई 4 वीवो को, 4 ग्राम संगठन को, आप अपना क्लस्टर लेवल संगठन को भी 2-3 कोने पे आप कर दीजिएगा। आप देख लीजिए,
आपका क्लस्टर लेवल संगठन ऐसा होगा तो आपका क्लस्टर लेवल संगठन को भी आप 3 भाग में बांट सकते हैं। अगर ये 3 भागों में अब जब वीवो का समीक्षा करना है प्रदर्शन का, इस कोने से एक वीवो को, इस कोने से दूसरा वीवो को, इस कोने से तीसरा वीवो को आप पहचान कीजिएगा और उन दीदी लोगों को खड़े होने के लिए बोल दीजिएगा और वो दीदी अपना मासिक प्रतिवेदन, अपना डीसीबी, जो भी समाचार है वीवो के बारे में, वो सबके सामने पेश करते हैं। उसके हिसाब से आप सारे ईसी मेंबर्स मिलके जो हमारा ऑफिस बेरर्स की फैसिलिटेशन में ये 3-4 वीवोस को वो लोग क्या करते हैं, समीक्षा करते हैं काम के बारे में, और सब लोग जानते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या थोड़ा पीछे जा रहा है, उसके बारे में उनको मार्गदर्शन करते हैं। अगर जो अच्छा जा रहा है बहुत सारे लोग उनको पालन करने के लिए कोशिश करते हैं। ऐसा 3-4 वीवो को एक बैठक में आप ग्रेडिंग देना। मान के चलेंगे 4 वीवो का ग्रेडिंग हो चुका है इस महीने में, ये 4 वीवो को अगले मीटिंग में समीक्षा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगले मीटिंग में और 4 वीवो को करना चाहिए और नेक्स्ट मीटिंग में और 4 वीवो को करना चाहिए, ताकि 3-4 महीने में, 4 महीने में या 5 महीने में हर एक वीवो का समीक्षा ईसी के द्वारा होगा। फिर जब सबका खत्म होता है फिर शुरू से करना चाहिए। ये है तरीका समीक्षा करने का, ये जरूर करना चाहिए पहला वाला ईसी मीटिंग में। और नेक्स्ट जो पॉइंट है, और ग्रेडिंग भी देना चाहिए। ये ग्रेडिंग के बारे में आप जानते हैं तो ग्रेडिंग के लिए कुछ पैरामीटर्स यानी कि इंडिकेटर्स आप बना के रखना चाहिए, ताकि जो बैठक कितने एक महीने में होना चाहिए, वीवो को कितना हुआ है, बैठक में कितने एसएजी का प्रतिनिधि आना चाहिए था, कितने लोग आया था, कितने बचत वसूल होना था, कितना हुआ था, कितना वापसी राशि होना था, मूलधन और जो ब्याज कितना हुआ था, और जो कितने एमसीपी बनाया था, कितने बनाया था, कितने एसएजी का बैंक लिंकेज होना था, कितना हुआ था, कितना वापसी होना था, कितना हुआ था। ऐसा करके कम से कम 8-10 जो इंडिकेटर्स जो है वो आप बना के, अगर वीवो सबके सामने हर एक वीवो का जो काम जो है उसका हिसाब से अगर आप नंबर डालिए सबके सामने, उसका नंबर मिलेगा आपको। नंबर के हिसाब से उन लोगों को अगर ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड अगर आप दिएंगे तो ये बहुत अच्छा आदत होगा, लोगों को भी समझ में आ जाएगा ग्रेडिंग कैसे करना। यहाँ से सीख के ये दीदी लोग जाके अपना ग्राम संगठन की बैठक में अपना एसएजी का प्रदर्शन की जो समीक्षा करते हैं, उसी तरह आप जैसा ग्रेडिंग करते हैं उसी तरह वो लोग भी अपना अपना एसएजी का ग्रेडिंग करते हैं। ये है बहुत अच्छा तरीका है। और जो है बचत, किस्त, जुर्माना आदि का वसूली, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एजेंडा में, बचत का और किस्त राशि का। और कभी कभी अगर कुछ नियम को अगर पालन नहीं करेंगे तो कुछ लोग उनका भी वसूल जो नियम के हिसाब से वो लोग क्या करना पड़ता है, जो फाइन है, जुर्माना है, वो पे करना पड़ता है संकुल संगठन को। अगर ऐसी कोई राशि है तो सारे वीवो से अपना जो भी हमको वसूल होना चाहिए, बचत राशि, किस्त राशि और ब्याज राशि और जुर्माना आदि का वसूल, जो एक जो हमारा वीवो वाले वो अपना अपना चेक के रूप में देना चाहिए। ये कैसा देना चाहिए, हम बिल्कुल बार बार बोल रहे हैं कि कैश ट्रांजैक्शन नहीं करना चाहिए, कैश ट्रांजैक्शन सख्त मना है सीएलएफ लेवल पे, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान दे दीजिएगा। और चेक के रूप में पैसा दे सकते हैं, जो चेक है वो दे सकते हैं। और आजकल जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र करके भी आप अपना पैसे को सीएलएफ अकाउंट में आप ट्रांसफ़र करके उसका जो सबूत है वो लेके आके यहाँ पे दे सकते हैं। ऐसा आपका पूरा राशि आप यहाँ पे दर्ज करना पड़ता है। दर्ज करने के बाद आपको अकाउंटेंट के दौरान कोषाध्यक्ष की हस्ताक्षर के साथ एक आपको रिसीट आपको दिया जाता है। वो रिसीट देना सीएलएफ का जिम्मेदारी है और वो रिसीट लेना आपका ईसी मेंबर का जिम्मेदारी बनता है, ठीक है। ये है अपना नेक्स्ट पॉइंट जो है सूक्ष्म ऋण योजना की प्रस्तुति, चर्चा, मंजूरी और रिलीज। ध्यान से सुनिएगा, सूक्ष्म ऋण योजना का प्रस्तुति एक बात है, चर्चा दूसरा बात है, मंजूरी एक बात है और रिलीज 4 बातें इसमें इस मुद्दे में है। ये एजेंडा में हम ये ध्यान से बात करना चाहिए। जितने भी
विलेज ऑर्गेनाइजेशन से जो एमसीपी आए हैं, वो एमसीपी को वो तो हमको पहले ही पता चलेगा कौन सा वीवो को हम आज यहाँ प्रेजेंटेशन करने के लिए बुलाया था। 2 या 3 वीवो का, नहीं तो कभी 1 या 2 वीवो का जो एमसीपी का जो डॉक्यूमेंट लेके वो लोग पूरा अपना बना के प्रेजेंटेशन बना के लेके आते हैं। सबके सामने वो लोग अपना अपना एमसीपी का प्रस्तुति करते हैं, उसके बारे में सब लोग अपना योगदान देते हैं, वो पूछताछ भी होता है और मार्गदर्शन भी होता है। उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए सभी कार्यकारिणी समिति सदस्यों से, क्या वो ठीक बनाया है या नहीं बनाया है, कोई गलत तो नहीं हुआ है क्या। ऐसा करके अध्यक्ष जी पूरा सभी सदस्यों का भागीदारी से चर्चा करना चाहिए जो एमसीपी के ऊपर, मतलब प्रस्तुति करना चाहिए वीवो के द्वारा, उसके ऊपर सभी इसी का सहमति के लिए चर्चा करना चाहिए। जब सभी लोग सहमत हो गया उसका मंजूरी भी वहाँ पे निर्णय करना चाहिए। जब मंजूरी होगा उसी वक्त तुरंत वहाँ आदेश देना चाहिए जो हमारा अकाउंटेंट को चेक बनाने का, विलेज ऑर्गेनाइजेशन के नाम से वो चेक बनाना चाहिए और वो तुरंत वो विलेज ऑर्गेनाइजेशन की वो हाथ में चेक देना चाहिए। ये बहुत बड़ा अच्छा आदत है, यही करना चाहिए। ऐसा नहीं है आप आज बताओ, कल बाद में हम चर्चा करेंगे और बाद में आपको बता देंगे और बाद में आपको चेक मिलेगा। जब तक आपको 30 दिन 40 दिन, कभी कभी कुछ सीएलएफ में 2 महीने लग रहा है। इसीलिए आप कृपया चर्चा प्रदर्शन कर लो, मतलब प्रेजेंटेशन करने के लिए बोल दो, चर्चा कर लो, सहमति ले लो, मंजूरी करो और रिलीज भी उसी वक्त कर लो। ये अच्छा आदत होगा और हमारा संस्था के ऊपर लोगों का विश्वास भी बढ़ेगा। जो नेक्स्ट हमारा बात है वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति। वित्तीय विवरण मतलब क्या है, फाइनेंशियल चीज़ें, यानी कि वित्तीय विवरण मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वो क्या है हमारा वित्तीय विवरण हमारा संकल स्तरीय संगठन में। एक है रिसीट एंड पेमेंट, यानी कि आवक क्या है जावक क्या है बोलते हैं ना, हमारा जो हमारा आया कितना है, जो हमारा संकल स्तरीय संगठन से गया क्या है, मतलब जो कुछ पैसा आते हैं कुछ पैसा जाते हैं, वो क्या क्या है, किस किस विवरण है, वो इसका विवरण लेना चाहिए। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, यानी कि आय और व्यय बोलते हैं। आय और व्यय, क्या इनकम है हमारा सीएलएफ को, क्या एक्सपेंडिचर है, क्या इनकम में क्या क्या आया है और एक्सपेंडिचर में क्या क्या हुआ है, ये भी हम बात करना चाहिए। और तीसरा मुद्दा जो है डिमांड कलेक्शन बैलेंस, यानी कि हर एक ग्राम संगठन से हमको हर महीने निश्चित तौर पर इतना हमारा इंस्टॉलमेंट आना चाहिए, इतना हमारा ब्याज आना चाहिए, सारे वीवोस को मिला के टोटल हमको इतना मूलधन वापसी आना चाहिए, इतना ब्याज वापसी आना चाहिए, इतना हमारा जो भी पैसा आना है वो डीसीबी में रहेगा, आपका डीसीबी पुस्तक रहेगा आपका सीएलएफ में। वो डीसीबी के हिसाब से आप लोग क्या करना है, उसको समीक्षा करना चाहिए, मतलब रिसीट्स एंड पेमेंट्स और इनकम एंड एक्सपेंडिचर और डिमांड एंड कलेक्शन बैलेंस और ऐसा कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट वित्तीय विषय के बारे में है, उस सबको एक कॉपी देना चाहिए। नहीं तो आप वैसा प्रेजेंटेशन करना चाहिए, सभी कार्यकारिणी समिति लोगों को एक एक विषय को समझाना चाहिए ताकि उन लोगों को पारदर्शिता की भावना आएगा और सब लोगों का विश्वास हमारा संस्था के ऊपर बन के रहेगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेश करना है और दूसरा उसके ऊपर चर्चा भी करना है। किसी को कोई भी शक है उसको दूर करने का जिम्मेदारी जो है हमारा ऑफिस बेरर्स का है। जो हमारा नेक्स्ट जो एजेंडा बिंदु है, सीएलएफ स्टाफ के किए गए कार्यों की समीक्षा। सीएलएफ स्टाफ कौन है, मतलब यानी कि संकल स्तरीय संगठन में स्टाफ कौन रहता है। आपकी बहुत सारा जगह अकाउंटेंट है, ये अकाउंटेंट जो है हमारा सीएलएफ की स्टाफ है, और बहुत सारी जगह एमआईएस कोऑर्डिनेटर है, और कहीं कहीं मैनेजर भी है सीएलएफ के लिए, मतलब और सीएलएफ की असिस्टेंट भी है, ऑफिस असिस्टेंट बोलते हैं, वो भी है। मतलब ये लोग है हमारा सीएलएफ की स्टाफ। तो परियोजना का स्टाफ अलग है, सीएलएफ का स्टाफ अलग है, थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिएगा। जितने भी हमारा जो सीएलएफ का स्टाफ है उनका गए 100 महीने क्या क्या काम किया है, दिनवार वो लोग कैसे करना, खड़े होके सभी कार्यकारिणी समिति सदस्यों को संबोधित करते हुए अपना महीनेवार पिछले महीने क्या क्या काम किया है, दिन कौन सा दिन में डेट वाइज वो लोग क्या क्या काम किया है, वो पूरा विवरण सबको बताना चाहिए।
बाद में अगर कोई उनको कुछ पूछना है तो कार्यकारिणी समिति लोग पूछ सकते हैं, उसका जवाब उन लोगों के द्वारा सुनना चाहिए। जब सबका सुनवाई होने के बाद सबका जो अनुमति से उनका सैलरी पारित करना चाहिए और उनका काम को अनुमोदन करना चाहिए। अनुमोदन के हिसाब से तुरंत उनको सैलरी भी पास करना चाहिए, यानी कि हानरोरियम जो भी हम देते हैं, मानदेय बोलते हैं हिंदी में, वो मानदेय पास करना चाहिए। वो मानदेय उसी दिन उन लोगों को चेक के रूप में देना, नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र हमारा अकाउंट से उन लोगों को करना चाहिए। ये है कार्य प्रगति समीक्षा। लेकिन ये बिना कागज, बिना एक प्रारूप रहता है वर्क डन रिपोर्ट का, कार्य प्रगति रिपोर्ट, वो कार्य प्रगति बिना रिपोर्ट किसी का सुनवाई नहीं होना चाहिए। बिल्कुल वो रिपोर्ट बनाना है वो लोग, और एक कॉपी अध्यक्ष जी को देना है, एक कॉपी पकड़ना है, सबके सामने हम आप उनका काम वो लोग विवरण से बताना चाहिए। बाद में ही उनका सबकी सहमति से उनका मानदेय रिलीज करना चाहिए। और वित्तीय समावेशन की चर्चा, यानी कि जो भी हमारा संकुल में वित्तीय समावेशन में क्या है, आप जानते हैं एसएचजी बैंक लिंकेज, जो एसएचजीज को बैंक के द्वारा मिलने वाले लिंकेज, यानी कि अकाउंट ओपनिंग का समस्या हो, नहीं तो ओपन हो गया, बाद में कुछ पैसे निकालने के समय में कहीं कहीं बैंक में अगर दिक्कत हो रहा तो उसके बारे में, और कहीं कहीं बैंक लिंकेज जो मिलना चाहिए 6 महीने के बाद, नहीं तो पैसा वापस करने के बाद जिनको जब मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उसके बारे में विस्तृत चर्चा होना चाहिए। और वापसी के बारे में, दिलवानी के बारे में बात करना चाहिए। और कोई कुछ गाँवों में अगर वापसी का समस्या आ रहा है तो कौन सा गांव में वो वापसी का समस्या आ रहा है उसके बारे में भी बात करना चाहिए। और साथ साथ इसमें लोगों का बीमा के बारे में भी बात होना चाहिए। भारत सरकार के दौरान वो बहुत सारे बीमा योजना है, जो आम आदमी बीमा योजना है, नहीं तो हमारा जो प्रधानमंत्री जनधन बीमा योजना है, प्रधानमंत्री जननी सुरक्षा बीमा योजना है, तो ऐसा सुकन्या बीमा योजना है, ऐसे कई सारे भारत सरकार का योजना है और आपका राज्य सरकार का योजना है। ये योजना के साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, अगर कोई लोग नहीं जुड़ेंगे तो उसके बारे में भी चर्चा करके उसका एक निर्णय भी लेना चाहिए। और परियोजना का द्वारा की जाने वाले गतिविधियों पर चर्चा, मतलब परियोजना के दौरान, आजीविका मिशन के दौरान कई सारे मुद्दे के ऊपर काम होता रहता है, और आदेश हमको राज्य सरकार की राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा मिलता रहता है जिला में, जिला से ब्लॉक को, ब्लॉक से हमारा जो संकुल में मिलता है, वो क्या क्या जानकारी है उसके बारे में हमारा बीपी हो, हमारा जो भी आजीविका मिशन की जो स्टाफ है वो लोग बताते हैं। और उसमें ईसी वाले क्या करना है, ग्राम संगठन वाले क्या करना है, संकर स्तरीय संगठन का स्टाफ क्या करना है, और ऑफिस बेयर्स क्या करना है, उसके बारे में हर एक गतिविधि के बारे में चर्चा करना चाहिए। ये है मुद्दा जो EC1 बैठक में हम जरूर बात करना चाहिए। दोस्तों ये बैठक इतना ही है, आपको पिछले वीडियो में आपको बताया गया है, इसको भी समय देना चाहिए कि कौन पॉइंट को, अगर मान के चलेंगे प्रार्थना 5 मिनट में ये प्रार्थना हो जाएगा, परिचय ये 10 मिनट का में होना चाहिए, उपस्थिति ये भी 5 मिनट में हो जाएगा, और पिछले बैठक की समीक्षा, फैसले की समीक्षा ये है 20 मिनट का, और ये है ग्रेडिंग, और अगर 4 वीवो है तो ये कम से कम 40 मिनट का है, और जो बचत किस्त जमा राशि ये होगा 20 या 25 मिनट का, और जो MCP प्रस्तुति और ये कम से कम लगभग 60 मिनट का। और आप ऐसा पूरा समय को एक एक एजेंडा बिंदु के सामने समय आप तय करना चाहिए पहले, जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया, और आपको पता चलेगा कितने बजे हमारा बैठक होता है। उससे पहले ये सारे अंश जो होता है, मुद्दा होता है, उसको उचित समय देना चाहिए मुद्दा की हिसाब से, तो एक अच्छी तरीका से हमारा बैठक हो जाएगा। बस इतना ही करना है EC बैठक 1 में, ठीक है। तो हम अगले वीडियो में बात करेंगे दूसरा बैठक की जो एजेंडा क्या होता है। धन्यवाद, आपको सबको धन्यवाद।